नमस्कार। मैं ज्योत्सना कोथलकर आज आपके सामने पेट रोग क्या हैं और उनके क्या कारण हो सकते हैं इस विषय की वार्ता के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो आपने कहावत सुनी होगी कि पापी पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता। सच ही कहा है। हम दिन भर मेहनत करते हैं। कई लोग अपना व्यवसाय करते हैं, कई लोग नौकरी करते हैं, उसमें कई प्रकार के स्ट्रेस, तनाव, कड़ी मेहनत करते हैं। क्यों? पेट की खातिर। बहुत पैसा कमाते हैं, भोजन सामग्री इकट्ठी करते हैं, भोजन पकाते हैं, ये सब पेट की खातिर। लेकिन पेट की सेहत की तरफ ध्यान देना ही भूल जाते हैं और फिर पेट के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। और इस अत्याचार का पाप अगर आपने किया है तो उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा पेट रोग के रूप में। हमारे जो व्यस्त जीवन में हमें समय नहीं मिलता, ये बात सही है कि समय पर खाना, अच्छा पौष्टिक खाना, इसके लिए हमें समय नहीं मिलता। लेकिन ये एक बहाना है। अगर आप चाहें तो समय निकाल सकते हैं और अपने पेट का ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पेट ठीक नहीं हुआ तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, और काम में मन नहीं लगेगा तो काम ठीक से नहीं होंगे, काम ठीक से नहीं होंगे तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो भूख नहीं लगेगी, पचन नहीं होगा। इस प्रकार ये एक विशेष साइकिल है। इस चक्र में अगर आप फंस गए तो फिर इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे ये जो पेट है इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, इसकी रचना कैसी है। तो मुख से शुरू होकर गुदा द्वार तक ये एक लंबी ट्यूब है जिसकी लंबाई करीब करीब 30 फीट है। भगवान की रचना देखिए, 30 फीट लंबी इस ट्यूब को इतने से पेट के अंदर उन्होंने कैसे करके फिट किया है। तो सबसे पहले है मुख, उसके बाद पैरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक, उसके बाद आता है डिओडिनम, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा द्वार। ये हमारे पाचन संस्था के अंग है। इसके अलावा हमारे पाचन में सहायक कुछ ग्रंथियां भी हैं, जैसे लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। ये सारी ग्रंथियां भी पाचक रस तैयार करके हमारे भोजन को पचाने के लिए सहायक होती है। हमारे भारतवर्ष में पेट के रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। उसके कई कारण हैं। बहुत गरिष्ठ खाना खाते हैं, तला भुना बहुत खाते हैं, बाहर खुले सड़क पे बिकने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई जाती हैं, जिससे कि स्टमक इन्फेक्शन, पेट की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक कारण है, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। हर प्रदेश के अपने अपने अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। अगर अभी मैं उन व्यंजनों का नाम लेने लगी तो सबके मुंह में जरूर पानी आ जाएगा, इसलिए नाम न लेते हुए आगे बढ़ती हूँ। और इन व्यंजनों को देखकर हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर हम जरूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं। एक और प्रथा हमारे भारतवर्ष में है कि अगर कोई आपके घर आता है तो उसे बड़े प्यार से आग्रह करके खिलाया जाता है। इस चक्कर में मेहमान जो हैं वो अधिक खाना खा लेते हैं। और अगर वो मेहमान खास हो, जैसे जमाई राजा या ऐसे कोई खास मेहमान हो, तो उनको और अधिक आग्रह किया जाता है कि अरे थोड़ा तो ले लो, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, थोड़ा और ले लीजिए, कुछ नहीं होगा, घर का बना है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे कर करके ठूस ठूस कर खिलाया जाता है। फिर वो मेहमान या जमाई राजा दस्त से पस्त होकर रह जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे पेट को परेशान करने वाले ये कौन से रोग हैं। मुंह से शुरू करते हैं। मुंह भोजन अंदर जाने का एक द्वार है। जैसे ही भोजन अंदर जाता है, जैसे कि मैंने पहले बात की कि स्वादिष्ट व्यंजन देखने के बाद मुंह में पानी आ जाएगा, तो ये पानी क्या है? लार। हमारे मुंह में लार ग्रंथियां हैं, जो भोजन जैसे ही अंदर जाता है
तो वो लार सीक्रेट होती है और भोजन में मिल जाती है। जब दांत से हम भोजन चबाते हैं वो लार उसमें घुल जाती है और यहीं से हमारे भोजन का पचन शुरू हो जाता है। तो अगर आपने बहुत तीखा, बहुत मसालेदार भोजन किया है तो मुंह में जलन, छाले आदि हो सकते हैं। साथ ही दांतों की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मुंह साफ नहीं रखते, ब्रश नहीं करते हैं तो दांतों में सड़न, कीड़े होना जैसी शिकायतें भी हो जाती है। ये सब मुख की बीमारियां हैं। साथ ही जो गुटखा, तंबाकू, पान खाते हैं उनमें भी मुख के बहुत सारे रोग, कई तो बहुत ही गंभीर रोग हैं जैसे कैंसर वगैरह हो सकते हैं। तो ये हो गए मुख के रोग। तो इनसे बचने के लिए हमें मुख की साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। तंबाकू, गुटखा जैसे गलत चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। और जिह्वा जो है आपकी, वो आपकी सेहत का आईना होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर बोलते हैं मुंह खोलिए, जीभ दिखाइए। तो जीभ अगर आपकी गुलाबी और स्वच्छ है तो ये आपकी अच्छी सेहत का प्रतीक है। अब भोजन लार के साथ मिलकर आपकी आहार नलिका में आगे की ओर बढ़ता है। फेरिंक्स से, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में होते हैं पाचक रस। ये पाचक रस एसिडिक होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का काम करते हैं। अगर आपने ऐसा भोजन किया हो तला भुना जो कि एसिडिटी और बढ़ा दे, एसिड का और ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए, तो फिर एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक सबकी एक आदत होती है, कोई 12 बजे भोजन करता है, कोई 2 बजे करता है, तो उसके शरीर को वैसी आदत लग जाती है और उस समय बराबर ब्रेन से स्टमक को निर्देश मिलते हैं कि अभी भोजन का समय हो गया है, पाचक रस तैयार रखो। और उस समय वो एसिडिक पाचक रस सीक्रेट होने लगते हैं। लेकिन अगर उस समय आपने भोजन नहीं किया है, रस तो बन गए लेकिन भोजन आया नहीं, तो एसिडिटी बढ़ जाती है। फिर आप कहते हैं कि मुझे तो एसिडिटी हो गई, उससे फिर सर दर्द और जलन, ऐसे सब तकलीफें होने लगती है। तो यहाँ पर जो भोजन है उस कार्बोहाइड्रेट का पचन होकर आगे बढ़ता है डिओडिनम में। डिओडिनम में फैट और ग्लूकोज, इनका पचन होता है। यहाँ के जो पाचक रस हैं वो अल्कलाइन होते हैं और इनकी मदद के लिए पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, इनसे भी पाचक रस आकर डिओडिनम में मिलते हैं जो फैट और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन या फिर इनका पचन करने में सहायता करते हैं। अब अगर आपने बहुत ज़्यादा गरिष्ठ, हैवी और तेल वाला और घी वाला भोजन किया है तो ये जो पाचक रस है इनकी भी अपनी एक क्षमता होती है। तो इनकी क्षमता से अधिक अगर इन पे काम का बर्डन हो जाए तो फिर इसका बुरा परिणाम लीवर और पैनक्रियाज सब पर आता है। उन पे ज़्यादा लोड पड़ता है और फिर लीवर में स्वेलिंग, शुगर लेवल बढ़ जाना, फैट का ज़्यादा डिपोजिशन, ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो भोजन सुपाच्य हो और जब यहाँ से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फैट का पचन होने के बाद भोजन आगे बढ़ता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पोषक द्रव्य जो हैं, पचे हुए भोजन में जो पोषक द्रव्य हैं उनका एब्सॉर्प्शन होता है और वो सारे शरीर को पहुंचाए जाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। लेकिन अगर आपने बहुत तीखा, तला और ऐसा हार्श भोजन किया है जो पचने में सहायक नहीं है और अपचा भोजन ही छोटी आंत में पहुंच जाए तो वो आंत के अंदरूनी जो नाजुक परतें हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। फिर यहाँ पर घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फिर मैं कहूँगी कि भोजन हल्का और सुपाच्य हो तो हमारे पेट को तकलीफ कम होगी। यहाँ से जब पोषक द्रव्य सोख लिए जाते हैं तो बचा हुआ भोजन बड़ी आंत की तरफ जाता है। यहाँ पर भोजन में जो पानी है उसका शोषण होता है, सोख लिया जाता है और बचा हुआ वेस्ट मलाशय की तरफ जाकर फिर मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।
अब अगर आप पानी कम पीते हैं, ड्राइनेस ज़्यादा है आपके भोजन में, तो फिर आपको बद्धकोष्ठता की शिकायत होती है। ये शिकायत तब भी होती है जब आप फाइबर कम लेते हैं, इसलिए सलाद और फाइबर युक्त भोजन बहुत ज़रूरी है। और हमेशा हमेशा अगर बद्धकोष्ठता, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो वो आगे जाके गंभीर रूप ले लेती है, जैसे कि पाइल्स, बवासीर। इन सब से बचना है अगर, तो आप पानी अच्छे से पीजिए, फाइबर युक्त भोजन कीजिए। एक फॉर्मूला है कि भोजन आप आधा पेट करें, 1/4 पेट पानी के लिए रखें और 1/4 हिस्सा आपके पेट का खाली रखें, ताकि भोजन ठीक से सर्कुलेट होकर उसको जगह मिले पचन होने के लिए, ग्राइंड होने के लिए, और उसके बाद वो सहज रूप से पचन होकर शरीर से भी सहज रूप से वेस्ट बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार भोजन मुख से लेकर गुदाद्वार तक का प्रवास है, और हर अंग का हमने देखा कि क्या क्या रोग हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ रोग हैं, जो पेट के रोग हैं, जो कि बाहर के गंदे खाने से, खुले हुए जगह के खाने से होते हैं। तो पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि, और खराब गंदा पानी पीने से भी, अशुद्ध जल का सेवन करने से भी हो सकते हैं, जैसे कि जॉन्डिस है, डायरिया है, डिसेंट्री है। ये सारी तकलीफें भी पेट को हो सकती है अगर आपने स्वच्छ भोजन या स्वच्छ जल का सेवन नहीं किया है। इसलिए खाने के पहले या खाना बनाने के पहले हाथ साफ धोना बहुत ज़रूरी है। साफ जगह भोजन करना चाहिए, साफ जगह बैठकर, और खुले में जो रखा हुआ भोजन है जिसमें मक्खी आदि बैठी है, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपने हाथ साफ नहीं धोए हैं तो भी आपके नाखूनों में जो जर्म्स है वो आपके पेट में जाते हैं, तो इससे आपके पेट में कीड़े होने की भी शिकायत हो जाती है। तो ये खासकर बच्चे जो मिट्टी में खेलते हैं फिर मुंह में हाथ डालते हैं, उनको ये शिकायत बहुत ज़्यादा होती है पेट में कीड़े की। तो इससे भी बचना चाहिए, साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। पेट के रोग का एक और मुख्य कारण है स्ट्रेस। काम के कारण, कोई और पारिवारिक तकलीफ है, कोई और प्रकार के तनाव के कारण भी हमारे पचन संस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियां हमेशा तनाव युक्त रहेंगी, जो आपकी आहार नलिका है वो भी तनाव में रहेगी, ठीक से पाचक स्राव ठीक से स्त्रवित नहीं होंगे, भोजन ठीक से पचेगा नहीं, भूख नहीं लगेगी, ये सारी चीजें होंगी। तो तनाव का भी एक बड़ा रोल है आपके पेट के रोगों के लिए, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पेट में गैसेस ज़्यादा बनते हैं तो पेट को तो तकलीफ होती है, साथ ही हमारे जोड़ों को भी तकलीफ होती है। जोड़ों पर सूजन, जोड़ों में दर्द, ये भी शिकायत देखने को मिलती है। एक और कारण हमारे पेट के रोगों का है, वो है अधिक दवाइयों का सेवन करना। कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, या फिर कुछ लोगों की आदत होती है कि जरा सर में दर्द हुआ, गोली खा ली, फिर पैर में थोड़ा सा दर्द है, गोली खा ली। तो आते जाते जैसे कोई सौंफ सुपारी खा रहे हैं, इस टाइप से वो गोलियां खाते रहते हैं, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है वो हमारे पचन संस्था पे भी होते हैं। हमारा जो नेचुरल फ्लोरा फना है, जो कि पचन के लिए आवश्यक है हमारे आहार नलिका के अंदर, वो नष्ट हो जाता है और फिर पचन ठीक से नहीं होता। तो ये भी एक कारण अपचन का हो सकता है, और इससे फिर अपचन होने से फिर जैसे कि पहले बताया कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो हमने देखा कि पेट को ठीक रखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पेट चंगा है तो मन चंगा, और मन चंगा है तो सब काम चंगे। और इस सब के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, पेट को चंगा रखने के लिए एकमात्र और बेहतरीन उपाय है योगाभ्यास। योगाभ्यास से हमारे पेट के अंदरूनी अंगों तक की मालिश होती है, वो सक्रिय बनते हैं और अपना काम ठीक तरीके से करते हैं।
इसके अलावा योगाभ्यास के दौरान ध्यान, योग निद्रा जैसे शवासन वगैरह भी सिखाए जाते हैं या करवाए जाते हैं, जिससे कि हमारा मन शांत होता है, तनाव रहित होता है। और जब मन शांत हो, तनाव रहित हो, तो हमें भूख अच्छी लगेगी, पचन अच्छा होगा, हमारी पचन संस्था ठीक रहेगी। तो ये सारे परिणाम योगाभ्यास के सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए नियमित योगाभ्यास करें और अपने पेट को खुश रखें। आप भी स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वार्ता को यहीं पूर्ण विराम देती हूँ। आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।